आर एल सी, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी। तो ये जो आर हो गया, ये आर हो गया हमारा, ये आर इसके लिए बैठा है रेजिस्टेंस के लिए, और ये जो हमारा एक्सएल हो गया है, ये एक्सएल हमारा इस एल के लिए बैठा हुआ है, और ये जो हमारा कैपेसिटर हो गया है एक्सी हो गया, ये हमारा ये कैपेसिटर के लिए बैठा हुआ है। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। तो जेड इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j ओमेगा सी। यहाँ पर जे क्या है, जे इसको स्टैंड होता है आई का इक्वल। आई क्या है, आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर √(-1). ऐसे आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट के हिसाब से देखा जाता है, तो इसीलिए आई को यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते, आई के जगह पे हम लोग जे को बैठाते हैं। तो जे इक्वल टू √(-1). तो इसको हम लोग अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाई ओमेगा सी। ओके, तो इम्पिडेंस में जेड पे अगर हम लोगों को ए प्लस जे बी फॉर्मेट, तो ए इज द रियल क्वांटिटी, ओके, एंड बी इज द इमेजिनरी क्वांटिटी। ओके, तो ए हो गया रियल क्वांटिटी, मतलब ए को रेजिस्टेंस के हिसाब से दिखाएंगे, ए है रेजिस्टेंस के हिसाब से, प्लस जे के साथ जो है ये इंडक्टेंस के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस पैरामीटर में हमको प्लस जे आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टर का हिसाब से आएंगे। अगर कभी भी उस पैरामीटर पे ए माइनस जे बी हो जाता है, ए माइनस जे बी हो जाता है, तब ए तो डेफिनेटली इसका रेजिस्टेंस, बट ए बी हो जाएगा हमारा कैपेसिटर का इफेक्ट्स हो जाएगा सर्किट में। ओके, तो हम लोग इसी को मुद्दा रखते हुए ए प्लस जे बी फॉर्मेट मतलब इंडक्टिव हो रहा है, और ए माइनस जे बी फॉर्मेट मतलब कैपेसिटिव सर्किट हो रहा है। ओके, तो हम लोग उसमें डायरेक्टली चला जाता है एक बेसिक सर्किट पे, और एक बेसिक सर्किट को हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर है रेजिस्टेंस और यहाँ पर हो गया हमारा इंडक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग बोले हैं 10, और इंडक्टर का वैल्यू हम लोग का जो इंडक्टर है हेनरी, तो इसको बोल रहे हैं 1 हेनरी। ओके, 1 हेनरी। तो इसको अगर जेड बनाएंगे इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल बनेगा। तो आर के जगह में हम लोग 10 बैठा देंगे, और जे के जगह में ओमेगा के जगह में हम लोग 2πf इंटू एल बैठाएंगे। तो 10 प्लस जे 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा टोटल पैरामीटर्स। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 14.15। तो ये वैल्यू हमारा आ गया है। ओके, तो जेड का वैल्यू हमारा आएगा 10 प्लस जे 314.15। चलो अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में कोई दूसरा और एक सिनेरियो जनरेट करते हैं। तो अभी हो गया हमारा रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स हो गया। तो हम लोगों को सेकेंडरी और एक करते हैं, अभी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस करते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। ओके, तो कैपेसिटर को हम लोग पकड़ लेते हैं, इसका 1000 माइक्रोफैराड है, और ये सेम है 10 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका इम्पिडेंस कैसे बनेगा, इसका इम्पिडेंस ऐसे बनेगा, जेड इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली मेंशन करेंगे, जेड इक्वल टू आर माइनस जे बाई ओमेगा सी। तो इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, 10 माइनस जे 2πf इंटू सी। ओके, तो इसको लिखते हैं 10 माइनस जे 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू सी का वैल्यू लिखते हैं 1000 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका अगर वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे तो ऐसे आएगा 10 माइनस जे 10⁻6 डिवाइडेड बाई, ये हम लोग का आ गया था पहले जो हम लोग किए थे उसका द प्रीवियस पेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 314.15। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं 314.15 इंटू 1000। ओके, तो इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको काट देते हैं, आएगा 10⁻³ माइनस जे 3.18। ये वैल्यू आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स अगर कोई सर्किट में रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सो जेड इक्वल टू 10 माइनस जे 3.18। ओके, फर्स्ट बार जैसे किए थे,
और इंडक्टर को हम लोग 1 हेनरी रखते हैं जैसे पहले लास्ट टाइम पे किए थे, और कैपेसिटर्स को हम लोग 1000 माइक्रोफैराड ही रखते हैं, 1000 माइक्रोफैराड रखते हैं। तो इस कंडीशन पे जेड आ जाएंगे, जेड इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाई ओमेगा सी। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर दिए थे, तो आर के जगह में तो आर बैठ जाएगा 10 और जे के जगह में ओमेगा एल का टोटल वैल्यू मिला के हम लोग अगर प्रीवियस में जाएंगे तो प्रीवियस में हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर जे का हम लोग का वैल्यू आया था 314.15। ओके, तो 314.15 हम लोग लिखेंगे, जे 314.15, तो इतना वैल्यू आया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेशन करके रखे हैं, यहाँ पर ऐसा है, तो जे 3.18। तो अभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये जो पैरामीटर्स आया है, दिस पैरामीटर्स, ओके, ये पैरामीटर्स जो है, ये पैरामीटर्स अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इस पैरामीटर में क्या है एग्जैक्टली, एक तो पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो इसको अगर हम लोग जस्ट बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आएगा 10 प्लस जे 31 something, we can reduce or calculate this one, 314.15 और 3.18 अगर अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 311 आ रहा है। ओके, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, आप लोग मतलब कैलकुलेटर में करके देखो, थोड़ा सा मिसमैच होगा बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग को जो मेन जो पैरामीटर्स है ये प्लस हो गया। इसका क्या मतलब है, द एंटायर सर्किट, जो भी यहाँ पर अगर कैपेसिटर भी है बट इसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर कैपेसिटर तीनों है, बट इसमें कैपेसिटर का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस हो गया है, तो दिस इज प्लस। सो दैट्स व्हाई वी कांट से इट्स ए इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट्स, वी हैव टू से कि ये एक इंडक्टिव सर्किट ही बन गया है, जो भी यहाँ पर कैपेसिटर है। बट अगर यहाँ पर कैपेसिटर्स का वैल्यू अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो इंडक्टर्स इसमें क्या हो जाते हैं, इंडक्टर इसमें कम हो जाते हैं और यहाँ पर माइनस आ जाता तो ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं इसको कैपेसिटिव सर्किट है। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्किट का एक बेसिक्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि हम लोग के पास अगर नॉर्मली अगर हम लोगों के पास एक ऐसा सर्किट रहता है, एक रेजिस्टेंस हो गया, ओके, ऊपर में फिर से एक रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो इस रेजिस्टेंस पे अगर ये R1 है, दैट इज R2 और ये R3। ओके, R1 R2 R3, तो इस कंडीशन पे हम लोग कैसे बोलते हैं कि इसका अगर इक्विवेलेंट अगर हम लोगों को निकालना है तो इट्स वेरी इजी। तो इसमें हो गया, हम लोग दो स्लॉट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक स्लॉट का है R1, ये आ जाएगा, और दूसरा स्लॉट में प्लस होके क्योंकि सीरीज में है R2 पैरेलल R3। तो ये हो गया हमारा मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इसको अगर इक्विवेलेंसी करेंगे तो R1 प्लस इसका इक्विवेलेंट आएगा R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। ओके, तो ये हो गया। तो ये हम लोग का नॉर्मली दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डीसी। ओके, तो इस डीसी अगर होता है तो डीसी में ये एप्लीकेबल होगा, बट इस यही कंडीशन पे अगर रेजिस्टेंस की जगह में इस सर्किट में थोड़ा सा का ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट बोले तो अभी ट्विस्ट थोड़ा सा कर रहा हूं, देखो। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक रेजिस्टेंस डाला, ओके, रेजिस्टेंस के बाद एक इंडक्टर डाल दिया, देन यहाँ पर इस सर्किट में हम लोग थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रखा और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर डाल दिया। ओके, अभी ये अगर सर्किट तुम्हारे पास आएंगे और इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो हो गया ना प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वही हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम पकड़ते हैं, यहाँ पर 1 ओम है। ओके, इस रेजिस्टेंस को 2 ओम पकड़ते हैं, इसको 3 ओम पकड़ते हैं। ओके, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और इसको पकड़ देते हैं हेनरी को 0.5 हेनरी, इसको पकड़ लिया 0.5 हेनरी। और ये जो कैपेसिटर्स है, इस कैपेसिटर्स को हम लोग यहाँ पर पकड़ रहे हैं कि 1000 माइक्रोफैराड। ओके, क्योंकि हम लोग पहले इसको कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इसको भी 0.5 के जगह में हम लोग इसको 1 हेनरी पकड़ लेते हैं, क्योंकि 1 हेनरी पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, तो 1 हेनरी पकड़ रहे हैं। ओके, तो अभी इस कंडीशन पे ये जो सर्किट है, इस कंडीशन पे हमारा ये सर्किट और ये सर्किट अगर देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये सर्किट को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करना है। फर्स्ट तो हमको ये सर्किट को सेग्रीगेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेट करना है। तो हम लोग इसको पकड़ रहे हैं, डॉटेड पॉइंट को पकड़ रहे हैं Z1, ऊपर को भी हम लोग एक डॉटेड पॉइंट मतलब एक रेजिस्टेंस है, इसको पकड़ रहा हूँ Z2।
और इसको भी पकड़ रहा हूं हम लोग Z3। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो Z1, Z2 एंड Z3 हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो इसको फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसको ऐसे ब्लॉक करके ड्रॉ कर रहा हूं। तो Z1 हो गया ये, इसके बाद ऊपर में हो गया आपका Z2, ओके, और नीचे हम लोग इसको बोलेंगे Z3, जैसे हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ किए थे। तो ये हो गया हमारा Z1, Z2, Z3। तो इसको अगर इक्विवेलेंट जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का जैसे इक्विवेलेंट है वैसे ही इक्विवेलेंट करेंगे। तो कैसे बन गया ये इक्विवेलेंट हो गया हमारा, अभी देखो कैसे गड़बड़ कर दिया, यहां पर हो गया Z1 प्लस, ये दो पैरेलल है तो इसको हो गया Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3, ये कर दिए तो तुम्हारा इसका इक्विवेलेंट निकल गया। ओके, तो अभी एक एक करके जब हम लोग Z1, Z2 एंड Z3 का मतलब पैरामीटर्स Z1, Z2 एंड Z3 का एक एक करके जब पैरामीटर्स हम लोग निकालेंगे तब जाके ये सिस्टम एग्जैक्टली बनेगा। तो हम लोग Z1 को पहले बना लेते हैं, तो Z1 को पहले बना लेते हैं Z1। ओके, तो Z1 क्या हुआ, Z1 1 और इसका है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 1 प्लस J315। ओके, जैसे पहले हम लोग निकाले थे इंडक्टर के लिए। Z2 कितना होगा, Z2 तो पहले ही बोल दिया है 2 ओम, तो 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं है। अभी Z3 क्या होगा, Z3 हमारा हो गया 3 माइनस 1000 माइक्रोफैराड, पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, तो J 3.15 के आसपास कुछ होगा और 18 के आसपास कुछ होगा। तो ये हो गया हमारा तीनों पैरामीटर्स। ओके, तीनों पैरामीटर्स ये हो गया, Z1 का एक पैरामीटर्स हुआ, ओके, Z2 का एक पैरामीटर्स हुआ और Z3 का एक पैरामीटर्स हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है, मतलब इस कैलकुलेशन का फ्रेम में हमको बैठाना है, तो वही चीज मैं अभी करने जा रहा हूं। तो अभी इसको मैं कैलकुलेशन पे ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन हो रहा है ना ये पूरा तुम्हारा आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रेम में इसको रख के इसको कैलकुलेट करना है। तो Z1 के जगह में हम लोग रखेंगे 1 प्लस J315 प्लस Z2 के जगह में हम रखेंगे 2 इंटू Z3 3 माइनस J315, ओके, और इसका डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3 माइनस Z315। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको कैलकुलेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन के टाइम पे ना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा 1 प्लस J315। ओके, कोई नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऊपर में आ गया हमारा 3 2 जा 6 माइनस J6.30। ओके, और नीचे ये हो गया रियल नंबर ऐड हो गया 5 माइनस J3.15। ओके, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। अभी इसको कैलकुलेट करना है। पहले मैं क्या बोला था, पहले मेरे को ये वाला कैलकुलेट करना है, ये चीज को कैलकुलेट करना है। ओके, तो और हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ को हमको देखना पड़ेगा कि हमको ऑलवेज ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रैकेट में फर्स्ट हम लोगों को देखना है, हम लोगों के पास एग्जैक्टली मतलब क्या सिस्टम था, हम लोग के पास था 6 माइनस J6.30। ओके, 6 माइनस J6.30। ओके, तो उसमें जाना है, तो इसमें लिखना है 6 माइनस पहले लिखना है 6.60, उसके बाद J तो यहाँ पर पकड़ता नहीं है, I लिखना है। ओके, I को स्मॉल I लिखना है। तो इसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करना है, वो ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड करना है। अभी डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, तो डिवाइड हम लोगों को करना है 5 माइनस J3.15, 5 माइनस J3.15। तो फिर से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर डालना है 5 माइनस 3.15 I। तो ये अगर कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया आंसर। और इसका पॉइंट्स क्या था, 1 प्लस J315। अभी जाके आप लोग क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, क्योंकि ये रियल नंबर है और रियल नंबर है, रियल नंबर को ऐड कर दो
2.454 और यहाँ पर रियल और इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करोगे अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बनेगा, तो J 314.6 हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन, द टोटल Z, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन आपको जब तक आप मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो एसी में आपको हर बार जाके प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसीलिए इस चीज को मतलब करवाया। कैसे, अगर इस टाइप का सर्किट में रहेंगे, कोई भी सर्किट में इस टाइप के रहेंगे, तो आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट ही नहीं कर पाए, इस सर्किट को आप लोग आगे नहीं लेके जा पाओगे और वोल्टेज पर दिया रहेगा तो इसका करंट भी नहीं निकल सकता, सारी चीज गलत हो जाएगा।